अध्याय 1 देख रहे हैं, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता का बंटवारा। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, पावर कैसे शेयर होता है, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग भाषाई लोग, अलग अलग कल्चर के बीच में। यहां पर हम देखेंगे कि जो हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान को इसमें हम सेंटर पर रखेंगे। क्या हमारे एक समझदारी के तौर पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो समझदारी के तौर पे कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के जो स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका और जो हमारी कार्यपालिका है, हम इसके लिए दो कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे। कैसे ये जो अलग अलग कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, एक हमारे पड़ोसी कंट्री है, कैसे एक ने बहुत बढ़िया काम किया और एक ने उतना अच्छा काम नहीं किया। हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका नेबर है हमारा, बहुत करीब है, बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे उनसे। इसके अलावा हम बात करेंगे बेल्जियम की। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यहां पर जो पार्ट है ये मैं बार बार डिस्कस करूंगा। बेल्जियम के पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम डच या फ्लेमिश पार्ट कहते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्रेंच पार्ट है। इसके अलावा जर्मन यहां पर पॉपुलेशन भी है। जब हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे तो बेल्जियम के बारे में मैं शुरुआत करता हूं। बेल्जियम एक छोटी कंट्री है यूरोप में और इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी आधी है। हरियाणा की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ है और इसकी आधी मान लीजिए 1 करोड़ पॉपुलेशन है केवल। ये जो बॉर्डर है इसके बेल्जियम के, वो नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी से छूते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है कि 59% ये फ्लेमिश रीजन है, जो आप ऊपर का पीला इलाका देख रहे हैं। यहां पर डच बोलते हैं लोग। डच यानी हॉलैंड की जो भाषा है, नीदरलैंड की जो भाषा, डच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो नीचे का आप लाल इलाका देख रहे हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा 1% यहां पर बेल्जियंस जो है वो जर्मन भी बोलते हैं। जर्मनी का भी एक यहां पर अंश है। एक ब्रसल्स है जो इनकी राजधानी है और यूरोप में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये कैपिटल है बेल्जियम की, ब्रसल्स। 80% लोग यहां पर फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग यहां पर डच बोलते हैं। आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि 59% डच है, 40% फ्रेंच है। इसका मतलब मेजॉरिटी कौन हो गई? डच हो गई। तकरीबन 60 मान लीजिए आप, तकरीबन। जब हम ये बेल्जियम की बात हो गई, अब जरा ब्रसल पे आइए। ब्रसल इसकी राजधानी है, लेकिन ब्रसल का कुछ अलग कॉम्पोजिशन है। ब्रसल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। पूरे देश में देखा जाए तो डच डोमिनेंस में है। ब्रसल्स के बारे में बात जाना जाए, यहां पर फ्रेंच डोमिनेशन में है, फ्रेंच ज्यादा है यहां पे। अब इसमें कुछ परसेंटेज आपका जर्मन्स का भी है। एक जो फॉर्मेशन है, विविधता भरी हुई है, इसमें डाइवर्सिटी है। उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जैसे हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन डाइवर्सिटी है। आप देखें, यह शुरुआत होती है किसी दिक्कत की। शुरुआत कहां से होनी चाहिए? माइनॉरिटी फ्रेंच, जो फ्रेंच कम थे, वो थोड़े पैसे वाले थे और पावर भी था उनके पास।
जो डच वाले लोग हैं, जो मेजॉरिटी में थे, वो डच के पास जो डेवलपमेंट आया, वेलफेयर आया, डेवलपमेंट, ये एजुकेशन आई, ये थोड़ा बाद में आई। मतलब फ्रेंच पहले अमीर हो गए, डच बाद में होने लगे। ब्रसल्स में देखिए 80% लोग फ्रेंच है, 20% ये आपके डच है। ब्रसल्स में फ्रेंच ज्यादा पावरफुल। अब आप समझ रहे हैं रूट काउस कहां से निकलने वाला है दिक्कत का। पावर सेपरेशन की बात आ रही है यहां पर। मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले श्रीलंका के बारे में बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बेल्जियम ने किस तरीके से इस विविधता को अकोमोडेट किया। बेल्जियम ने क्या रूल किया? इन्होंने कहा सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम और बेल्जियम के लोगों ने ये जाना उन्होंने कि हां, हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस हैं, हमारे यहां कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चर डिफरेंट है, भाषा डिफरेंट है। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को 4 बार चेंज किया, मतलब उसमें परिवर्तन किए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारे लोग मोहब्बत से, कोऑपरेशन से इस देश में रहे। तो उन्होंने एक बेल्जियन मॉडल बनाया। बेल्जियन मॉडल कुछ इस तरीके से था। पहला समझिएगा, इसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि जो जितने डच लोग होंगे और जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, डच मिनिस्टर और फ्रेंच मिनिस्टर, वो बराबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए 10 इनके पास मिनिस्टर है, 5 डच होंगे, 5 फ्रेंच होंगे, पावर शेयरिंग हो गई। क्लियर? अगर कोई भी लॉ है तो सबका मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर डच और फ्रेंच बराबर में है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कम्युनिटी या डच ही बना दे या फ्रेंच बना दे, पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। मान लीजिए डच ये कह सकते थे कि हम लोग 60% है, आप लोग 40% है, 10 में से 6 हमारे होने चाहिए, 10 में से 4 आपके होने चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर हुआ इनके बीच में। दूसरी चीज समझिएगा, जो बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दे दिए गए स्टेट गवर्नमेंट के। मैंने आपको बताया था 2 रीजन है इसमें, एक फ्लेमिश है और एक वेलोनिया रीजन है। ये दोनों के पास एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट है, अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट है इन दोनों रीजन की। जैसे हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट है तो एक पूरे देश के लिए हो गए, और अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आते। इसका मतलब यह है कि ये अपने रीजन है, इनको पूरी ऑटोनॉमी दी है, बहुत सारे पावर दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, लेकिन दोनों को बराबर पावर दिए गए। तीसरी चीज, अब आइए ब्रसल्स में, जो राजधानी है। ब्रसल्स में क्या है? 80% फ्रेंच है, 20% डच है। यहां पर ब्रसल की अपनी गवर्नमेंट अलग है, ब्रसल की अपनी गवर्नमेंट अलग है। यहां पर फ्रेंच और डच दोनों में बराबर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए, फ्रेंच यहां पर कहने लगे अगर कि हम तो 80% है, हमें 10 में से 8 दीजिए, और डच कहें कि हमको तो आप पूरा दीजिए। इन्होंने ये माना कि सेंटर में जब आप आधा आधा कर रहे हो, जब सेंटर में आप 5-5 कर रहे हो 10 में से, तो यहां पर भी आप, इधर भी ब्रसल्स में भी आप आधा आधा कीजिए। मान गए, क्योंकि डच को रिप्रेजेंटेशन मिल गया था सेंटर पे, तो इन्होंने यहां मान लिया। अब इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, सामुदायिक गवर्नमेंट। तो जो डच वाले हैं, फ्रेंच वाले हैं और जो जर्मन है, इनके लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया है, क्योंकि अलग अलग विविध लोग हैं ना, तो इनके लिए एक 4 लेवल की गवर्नमेंट बन गई, 4 लेवल की गवर्नमेंट बनी। तो पावर शेयरिंग इतनी खूबसूरत तरीके से की गई कि बेल्जियम एज अ कंट्री आज तक यहां प्रॉब्लम नहीं आई। किसी भी ग्रुप ने कुछ नहीं कहा, सबको बराबर तरीके से पावर का शेयर दिया गया, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो। यह देखकर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ठीक है साहब, हम अपना जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में बनाया जाएगा।
आप समझ रहे हैं, बेल्जियम ने ऐसी चीज अचीव की। इससे ये जानिए कि बेल्जियम ने वो सारी चीजें कंसिडरेशन में ली, कल्चर डाइवर्सिटी हो, रीजनल डिफरेंसेस हो, इस तरीके से पावर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए कि सारे कम्युनिटी सेटिस्फाई हुई और कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई। श्रीलंका में ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका में थोड़ी तकलीफ रही। श्रीलंका की पॉपुलेशन जो है, आइलैंड कंट्री है ये, हरियाणा की पॉपुलेशन का बराबर है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी। यहां पर अलग अलग कम्युनिटी है। यहां पर श्रीलंका है तो मैं इसका अलग अलग भाग बताता हूं। 74% लोग सिंहली बोलते हैं, सिंहाला, इनको सिंहली लोग बोलते हैं, सिंहाला बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। तमिल आप जानते हैं, तमिलनाडु की भाषा। 18% तमिल, 74% सिंहाला। ये लैंग्वेज हो गई, ये एल लिख दिया मैंने लैंग्वेज के लिए। अब जरा आइए, जरा लैंग्वेज इसके अलावा और भी इसमें है। इसमें 2 और सब ग्रुप है। इस तमिल में सब ग्रुप है 13% जो है इसमें, ये वो लोग हैं जो श्रीलंका के ही हैं, वो श्रीलंका के ही हैं, नेटिव कह सकते हैं इनको। और बाकी जो लोग हैं वो हिंदुस्तान से गए हैं। श्रीलंका में चाय बड़ी अच्छी पैदा होती है। श्रीलंका में चाय के बहुत बागान है, और भी बागान है, रबर वगैरह के बागान है। तो तमिलनाडु से लोग गए थे वहां पर, कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज लेके गए थे उनको। तो इनको हम इंडियन तमिल कहते हैं। आप देखेंगे कई मुतैया मुरलीधरन जो स्पिनर बॉलर हैं, उनकी बीवी जो है वो तमिलनाडु की है। तो इनके बड़े ऐसे इस तरीके से रिश्ते बने हुए हैं। तो इंडियन तमिल को कहा जाता है। 2 सब ग्रुप हो गए। आप समझ गए मेजॉरिटी क्या हो गई। तो यहां पर लैंग्वेज की बात करती है, सिंहाला भाषा अलग हो गई। अब जरा रिलीजन पे आते हैं। 74% जो सिंहली लोग हैं, सिंहली बोलते हैं, वो मोस्टली बुद्धिस्ट है। ये बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं 74%। बाकी आप आइए, जो तमिल है वो मोस्टली हिंदूज है और मुस्लिम्स भी हैं। तमिल में हिंदू मुस्लिम्स भी है। इसके अलावा 7% जो है क्रिश्चियंस भी हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो तमिल भी हैं और सिंहली भी है, सिंहाला लोग भी हैं। सिंहाला सारे के सारे बुद्धिस्ट नहीं है, कुछ उसमें प्रतिशत है वो क्रिश्चियंस भी है। अब मैं आपको जरा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बताता हूं। यहाँ क्या, यहां पर जो सिंहाला जो है वो ये इलाका है, और जो तटीय क्षेत्र देख रहे हैं वहां पर तमिल, ये जो तटीय क्षेत्र देख रहे हैं लाल लाल कलर का, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। हुआ क्या, कमी क्या रही? मेजोरिटेरियनिज्म जो है, बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में हुआ। 1948 में इनको, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। जो लीडर्स हैं सिंहाला कम्युनिटी के, तो ये बाकायदा इलेक्ट हुए, मेजॉरिटी में थे, मेजॉरिटी थी तो सिंहाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट जो हो सत्ता पे आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया। वो एक्ट ये था कि जो सिंहाला लैंग्वेज है वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उन्होंने तमिल पे कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, उसको आगे बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस इन पे कोई ध्यान नहीं। ये जो है ना, इससे क्या लगा कि जो खासतौर पे जो श्रीलंकन तमिल थे, जिनकी अच्छी खासी तादाद थी, उनको लगा कि, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो सिंहाला है उनको फेवर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी पोजीशन जो है जॉब के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो वो एलियनेशन उनको फील हुआ कि भाई ये तो हमको एक तरीके से अलग कर दिया गया, हमको आगे बढ़ने के कोई चांसेस ही नहीं मिल रहे, उनके रिलीजन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, मतलब कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही। तो इससे क्या हुआ, सिंहाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रेन शुरू हो गया, इनके बीच में टेंशन शुरू हो गई। अब कुछ कर नहीं सकते थे वो,
जब एक आदमी दबता है, भूखा रहता है, तो वो क्या करता है, फिर वो विद्रोह करता है। वो गए, गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है ना हमारा, इसको आप अलग ही कर दीजिए, हमारा जो इलाका है इसको ऑटोनोमस कर दीजिए। सिंहाला और तब कम्युनिटी ने कोशिश की, लेकिन सिंहाला कम्युनिटी या जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा ना, बिल्कुल भी ऑटोनॉमी वगैरह हम नहीं देंगे, कोई चांस ही नहीं है। अब इनके बीच में टेंशन बढ़ता रह गया। तमिल वालों के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था। अब शुरू हुआ, जब स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है ना, तब लड़ाइयाँ शुरू होती है। अगर आप और आपके नेबर में जब फाइट होती है ना, तो जो आपके और आपके नेबर में फाइट होती है उसे वॉर कहते हैं, लेकिन आपके और आपके ब्रदर के बीच में जब लड़ाई होगी ना, उसे सिविल वॉर कहेंगे। तो यहाँ पर तमिल और जो सिंहली है बुद्धिस्ट, उनके बीच में लड़ाई हुई, उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके बीच में लड़ाई हुई। LTTE, इनका नाम आपने बार बार सुना होगा। और चाहे सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल लाइफ देखें, बहुत तबाह हो गई। काफ़ी लोग इसमें मरे। यहीं से शुरुआत हुई थी जो मानव बम की धमाके जब शुरू हुए। आपको याद होगा कि हमारे जो राजीव गांधी साहब हैं, उनका भी देहांत, उनकी जो हत्या हुआ था, वो श्रीलंका द्वारा ही किया गया था, LTTE द्वारा। अब देखिए यहां हुआ क्या, पावर शेयरिंग नहीं हुई, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तमिल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। यानी आप इंडियन और इनको सब कंबाइन कर लिए, तमिल बोलिए बस। क्रिश्चियंस को भी नहीं दिया गया, हिंदू मुस्लिम को तो छोड़ ही दीजिए आप। जो बड़ी पॉपुलेशन थी, सारी जगह बुद्धिस्ट चीज को लादा गया। यहां पर बद से बदतर चीजें हो गई। आपने दोनों चीजें समझी, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। बेल्जियम ने बड़ा अच्छा काम किया, श्रीलंका ने बहुत बुरा काम किया। वो ऐसा काम नहीं कर पाए, जो अलग अलग डाइवर्सिटी थी उनके ऊपर वो चीज ला दी गई जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पहली चीज ये है कि पावर शेयरिंग, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे जो हम देख रहे हैं सोशल ग्रुप के बीच में हुए, ऐसा नहीं है कि बेल्जियम में प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं, समझदार थे वो लोग। श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुआ, LTTE जैसे मैं नाम बता रहा हूं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईडम, ये इन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। प्रभाकरन साहब का नाम सुना होगा आपने। तो जो पहली चीज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ हो सकता है उसको रोका जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि एक लोकतंत्र के लिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए हमेशा अच्छा होता है। डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ना, लोकतंत्र का मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। एक डेमोक्रेटिक रूल में जो भी ऐसा, जैसे आप समझिए कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं, डच में जो भी इफेक्टेड पार्टी है वहां पर आपको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये पहली जो चीज है बड़ी मॉरल लगती है। तो जो फर्स्ट रीजन है उसको हम प्रूडेंशियल कहते हैं, सेकंड को हम मॉरल कहते हैं। जो पहला है उसको हम प्रूडेंशियल, दूसरे को मॉरल कहते हैं। जो प्रूडेंशियल रीजंस है वो पावर शेयरिंग पे स्ट्रेस करते हैं ताकि अच्छा आउटकम आए, और मॉरल ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल क्यों है। अब कुछ हमारे फॉर्म है जो पावर शेयरिंग के हैं। अब हम आइडिया जो है पावर शेयरिंग का, वो बेसिकली आया कि पावर अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है। बहुत समय के लिए पावर किसी एक के पास थी या किसी के पास हो। मेन चीज जो हमारी पावर शेयरिंग की आती है कि सबको शेयर मिले। एक डाइवर्स ग्रुप में, एक डाइवर्स देश में, तो जो डाइवर्स ग्रुप है क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, सबको बराबर बराबर इक्वल शेयर पावर का मिले। अलग अलग सोसाइटी है, हर एक जो कम्युनिटी है उनके पास एक वॉइस मिले। इसका मतलब यह है कि जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं
तो जितना ज्यादा आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना पावर ज्यादा डिसेंट्रलाइज करें, वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में बताता हूं कि पावर शेयरिंग के दो तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हमारे हिंदुस्तान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब बराबर लेवल पे है। ये एक दूसरे का संतुलन भी रखते हैं। अगर लेजिस्लेचर कोई विधायिका कोई कानून बनाती है, न्यायपालिका उसे देख सकती है कि कोई असंवैधानिक कानून तो नहीं बना रही है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उसके हिसाब से जुडिशरी डिसीजन लेती है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों एक सेवन लेवल पे है। इसलिए हम इनको एक चेक और बैलेंस की सिचुएशन हो गई, संतुलन बनाने की। एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता हूं आपको। हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए, हर एक प्रोविंस के लिए, हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। और अब स्थानीय स्वशासन में आ जाए, पंचायती राज व्यवस्था में आ जाए, तो 73वां 74वां जो अमेंडमेंट हुआ उस हिसाब से वार्ड लेवल पे भी है, नगर निगम भी है और हमारे पास पंचायत भी है। तो ये वर्टिकल लेवल पे हो गया। तो पावर हमने ऊपर से नीचे किया, ऊपर से नीचे थोड़ा घट रहा है, लेकिन फिर भी पावर शेयरिंग हुई, पावर शेयरिंग मिली। तो तीसरी एक और चीज बताता हूं आपको। अब पावर शेयरिंग जो है वो सोशल ग्रुप्स में, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। आपको याद है बेल्जियम में हमने जो सामुदायिक सरकार देखी थी, अलग अलग जो एथनिसिटी है उनको अपना अपना शेयर मिला। जैसे एक कम्युनिटी है, हिंदू मान लीजिए, मुस्लिम मान लीजिए, सिख मान लीजिए, तो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कल्चर, लिंग्विस्टिक और इसका भी ख्याल रखे। एक और चीज आती है कोalition गवर्नमेंट। बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टी, जिनकी अलग अलग विचारधारा है, वो सब मिल के काम करते हैं, वो सब कंबाइंड होके काम करते हैं। इससे क्या होता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। जैसे मुलायम सिंह जी की पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लालू प्रसाद जी की पार्टी है, ये सब मिलके, क्योंकि अब अगर आप देखें मुलायम सिंह यादव जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मायावती SC ST को रिप्रेजेंट करती हैं, सब लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सामुदायिक सरकार। मैं इनको जरा अंतर बताना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि इसमें समझ लीजिए ये ज्यादा पूछा जाता है। दोबारा हम समझते हैं इसको। पहली चीज ये है कि जो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो पावर जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में बराबर बांटे जाते हैं और वो एक लेवल पे बांटे जाते हैं ताकि सब लोग अपना अपना अधिकार क्षेत्र सबके क्लियर है, ताकि ये अपने पावर यूज कर सके। इसको वर्टिकल में अलग अलग लेवल पे होते हैं, ऊपर से नीचे। तो गवर्नमेंट हर एक लेवल पे होती है। जैसे हमारे पास पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, फिर रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, एक गांव के लेवल पे भी गवर्नमेंट है जिसे हम पंचायत कहते हैं। इसे हम वर्टिकल डिवीजन पावर कहते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो खास तौर पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, भाषाई तौर पे अलग हो और रिलीजन के तौर पे हो। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज मैंने बताई, प्रेशर ग्रुप्स हो और मूवमेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, जो लोग इसको अलायंस हो, जो कहीं ना कहीं बल रखते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास बहुत पावर होती है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।